Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today I am going to teach you about Law of Diminishing Marginal Utilities Exceptions. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सेप्शंस जो कि एप्लीकेबल हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, जहाँ पे सबसे पहले एक्सेप्शंस आते हैं वो है हॉबीज़. In certain hobbies like collections of various stamps and coins, rare painting, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in stock give more pleasure. एक्चुअली हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो लॉ है वो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन करते हैं हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है. लेकिन कुछ केसेस पे एक्सेप्शंस केसेस होते हैं या कुछ केसेस पे ये लॉ काम ही नहीं करता, जिसमें से पहले आता है हॉबी. हॉबी मतलब हमारी जो हमें कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें जो कोई चीज़ करने पर, कोई एक्टिविटी करने पे जो प्लेजर मिलता है उसको हम हॉबी कहते हैं. तो जो भी हमारी हॉबी रहेगी, हो सकता है पेंटिंग करना, हो सकता है कॉइन्स को कलेक्ट करना, रीडिंग, म्यूज़िक, कोई भी हमारी जो हॉबी है, हम जितना अपनी हॉबी को करते हैं हमें और प्लेजर मिलता है. हमारी यूटिलिटी कम नहीं होती है बल्कि हमें और प्लेजर मिलता है. दिस इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी. हाउएवर दिस वॉलेट द एजम्पशंस ऑफ होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे होमोजिनिटी और कंटिन्यूटी का जो एजम्पशंस है वो वॉयलेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस में जाता है. तो चलिए देखते हैं सेकेंड एक्सेप्शन केस, वो है मिसर. इन द केस ऑफ मिसर एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. एक्चुअली मिसर्स कौन होते हैं? जो लालची होते हैं, जो कोई पैसे को बचाना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं मिसर्स. तो जो लालची हैं वो हर एक रुपी के कॉइन को बचाने पर, हम बोल सकते हैं कंजूस लोग, कंजूस भी वैसे ही रहते हैं. मिसर्स मीन्स कंजूस होते हैं जो अपने हर एक रुपी एडिशन अगर बचाते जाते हैं तो उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हमने कुछ और बचा लिया. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी. जैसे जैसे उनका मनी का स्टॉक बढ़ता जाता है उनकी यूटिलिटी भी बढ़ जाती है. इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन जो एग्जेम्पशंस हमने इससे पहले पढ़े थे वहाँ पे नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन केस में चला जाता है. आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट, जहाँ ये बता रहे हैं कि एडिक्शन. अब एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम लगातार यूज़ करते हैं तो हम उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं और एडिक्ट हो जाने की वजह से हमें वो चीज़ की यूटिलिटी मिलने लगती है, ज़्यादा मिलने लगती है. तो वो भी हमारे लॉ को वायलेट कर लेगी क्योंकि वहाँ पे हमारे एजम्पशंस पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे. इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ ड्रंकन दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिनेशन इंक्रीजेज विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम. एक ड्रंकन पर्सन अगर लगातार अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए वो उसको यूटिलिटी और देती है. सो एम यू रिसीव्ड बाय ड्रंकन मे इंक्रीजेस. एक्चुअली इट इज़ ओनली एन इल्यूजन, ऐसा माना जाता है. दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन. हर एडिक्शन पे ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है. तो यहाँ पर जो एजम्पशन वॉयलेट हो रहा है वो है रैशनैलिटी, इसलिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर में नहीं आता. नेक्स्ट जो एक्सेप्शन केसेस हैं वो है पावर. पावर का मतलब होता है हमारी कोई भी पोस्ट को पाना, कोई भी मनी को ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. जब हमारे पास बहुत पैसे आते हैं तो हमारे पास पावर होता है. तो ये पावर भी जब हमारे पास आता तो हमें लगता है हमारे पास और पावर आ जाए. हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि अगर हमारे पास पावर है तो वो पावर कम हो जाए. दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज वेन अ पर्सन एक्वायर पावर हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, कि मुझे और पावर मिलना चाहिए. और यहाँ पर भी जो उनका एजम्पशंस है रैशनैलिटी का, ये वॉयलेट होता है. नेक्स्ट इज मनी. इट इज़ सेट दैट एम यू ऑफ मनी नेवर बिकम ज़ीरो. हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कभी भी ज़ीरो नहीं होती क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको और पैसा चाहिए. दिस इज़ बिकॉज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट. अलग अलग वांट पूरे करने का ये साधन है, इसलिए हमारे पास जितना पैसा होता है हमें और पैसा चाहिए रहता है. फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू पुअर पर्सन देन अ रिच पर्सन. इसलिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पुअर जो रहती है पुअर पर्सन के लिए ज़्यादा रहती है. हाउएवर दीज आर द एक्सेप्शंस. लेकिन यहाँ पर हमने एक बात ध्यान में रखा है, सिंस दे वॉलेट सम ऑफ द एजम्पशंस ऑफ लॉ हैंस दे आर नॉट द रियल एक्सेप्शंस. कहीं ना कहीं ये रियल एक्सेप्शंस नहीं. और अगर हम नेचुरल लाइफ में देखें, रियल लाइफ में देखते हैं तो कोई भी यूटिलिटी ऐसा कुछ नहीं है जो जाके हमेशा ज़ीरो हो जाए. इट मीन्स हर बार कंजप्शन करने पर कहीं ना कहीं यूटिलिटी ज़ीरो पे जाती ही है. इसलिए कोई भी एक्सेप्शंस रियल लाइफ में एक्सेप्शंस नहीं होते.
आते हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉ। अब जो हमने लॉ देखा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उस पर कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। जहाँ पे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करते हुए पहले पॉइंट को बताए हैं, ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशंस के बारे में बताता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशंस, जैसे होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो ये सारे एजम्पशंस एक ही टाइम पे फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो ये सारे एजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं। सेकेंड जो हमने पॉइंट देखा वो है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट हमने अभी शुरुआत से ही देखा था, जब से हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, कि हम यहाँ पर कार्डिनल मेजरमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स हम अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में नंबर्स में काउंट कर रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में हम ये पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी यूटिलिटी को अच्छा बुरा बोल सकते हैं, लेकिन नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। थर्ड क्रिटिसाइज किया गया है इंडिविजिबिलिटी। ये लॉ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे एप्लीकेबल है जो चीज़ें डिवाइड की जा सकती हैं, लेकिन कई चीज़ें हमारी रियल लाइफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स हम इस पर लॉ ऑफ यूटिलिटी का, डिमिनिशिंग यूटिलिटी का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट जो आता है वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे एक एज्यूम किया गया था कि लॉ एज्यूम दैट एमयू ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर रखती है। उसके बाद कई बार हम देखेंगे इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन की कंडीशन में मनी की वैल्यू चेंजेस होती रहती है, स्टॉक ऑफ मनी चेंज हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है, जो कि गलत है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, जो कि हमने एज्यूम करके रखा था कि हम जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड के लिए कर रहे हैं। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड at a point of time. However, in reality, a real man has to satisfy many want. अगर एक ही टाइम पे देखें तो हम एक ही टाइम पे बहुत सारी वांट को पूरा कर सकते हैं, और हर पर्सन वो करता है, इसलिए ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। हम ये लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इस लॉ को पढ़ने के बाद, तो इसलिए आज आइए जानते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस हमने देखा, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए यूज़फुल है, कंज्यूमर के लिए। और ये क्यों यूज़फुल है, ताकि कंज्यूमर को पता चल सके कि उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी या उस रिसोर्सेज को वो कितना यूज़ कर सकता है। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजप्शन। उसको पता चल पाएगा कि मुझे कंजप्शन कितना करना है और मुझे किस कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। सेकेंड जो आता है वो है सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट आर फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज़, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी। अलग अलग पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट तय करती है, और उसी को जब वो तय करती है तो वो ध्यान में रखती है कि उस कमोडिटी की यूटिलिटी किस पर्सन के लिए कितनी है। नेक्स्ट जो है वो है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब रहता है, जब भी हम यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब वैल्यू इन यूज़ का मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर को अगर हम देखते हैं तो वाटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर हम डायमंड को देखते हैं तो डायमंड हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होने के बावजूद भी एक्सचेंज, वाटर की एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायमंड्स की, तो डायमंड में आप देखेंगे कि डायमंड की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, गोल्ड की एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो कम होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट जो आता है सिग्निफिकेंस, जो हम बोल सकते हैं बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर हमें अपना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता है तो ये हमें पता लगा पाता है कि हमारी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स राइजेस विद द फॉल इन प्राइस। ये हमें पता चल पाता है। इट मीन्स जैसे जैसे यूटिलिटी कम हो जाएगी उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, और इसलिए अगर हम यूटिलिटी पढ़ते हैं तो हमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अच्छी तरीके से पता चल पाता है। तो hence he would buy additional units of the commodity only at the lower price। इसलिए जैसे हमें पता चलता है कि प्राइस लोअर हो रहे हैं तो लोगों सामने वाले पर्सन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एक्सेप्शंस, क्रिटिसिजम्स और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा।
ईजी लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।